नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया की। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। यूपी में इस वक्त ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू हो चुका है। योगी की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। देश के गद्दार फिर चाहे वाराणसी में छिपे हों या दिल्ली में, योगी की एटीएस उसे कहीं भी छोड़ने वाली नहीं है। आपको बताएं कि पिछले 4 दिन के अंदर ही यूपी में कई पाकिस्तानी एजेंट दबोचे जा चुके हैं। और अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो एटीएस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को अरेस्ट किया है। इसमें से मोहम्मद हारून को दिल्ली से, तो वहीं वाराणसी से मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया गया। तुफैल के फोन में 600 पाकिस्तानी नंबर मिले। वहीं हारून दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी मुजम्मिल हुसैन के संपर्क के बाद जासूस बना। हारून ने मुजम्मिल हुसैन को संवेदनशील जानकारी दी है। साथ ही पाकिस्तानी एजेंटों के लिए फंडिंग जुटाने के लिए अकाउंट भी खुलवाए। ये मोहम्मद हारून है जिसे यूपी एटीएस ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। ये मोहम्मद तुफैल है जिसे यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वाराणसी से पकड़ा है। हारून और तुफैल दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश विरोधी कामों को अंजाम देने का आरोप है। देश के गद्दारों के लिस्ट में ये 2 नाम और ऐड हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही देश के गद्दारों पर एक्शन के लिए पुलिस को क्लियर ऑर्डर और खुली छूट दे चुके हैं। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। जिसके बाद से पहले से ही एक्टिव मोड में रहने वाली यूपी एटीएस और पुलिस और भी सतर्क है। यूपी एटीएस अब तैफूल और हारून से राज उगलवाने में जुटी है। यूपी एटीएस की जांच में अब तक कई फैक्ट सामने आए हैं। हारून ने देश की सूचनाएं पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी मुजम्मिल हुसैन को दी। साथ ही पाकिस्तानी वीजा दिलवाने के नाम पर आईएसआई एजेंट्स के लिए फंडिंग इकट्ठी की। ये फंड अलग अलग खातों में जमा करवाया। ये घर है हारून का। हारून अपने परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर रहता है। वैसे हारून स्क्रैप का काम करता है पिछले कई सालों से। हारून के परिवार से हमने बातचीत की तो हमें जानकारी मिली कि हारून की पहली शादी भारत में हुई थी और दूसरी शादी कोविड के बाद 2019 के बाद पाकिस्तान में इनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो अपनी फूफी की बेटी से पाकिस्तान में शादी की थी और पाकिस्तान आना जाना लगातार हारून का रहता था। अभी अगर हम बात करें 5 अप्रैल को हारून आखिरी बार अभी पाकिस्तान गया था और उसके बाद पहलगांव में जिस तरीके से अटैक हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के आपस में जो तनातनी हुई, उस बीच ये वहीं पर था हारून। और 25 तारीख को हारून वापस पाकिस्तान से इंडिया पहुंचा और अपने घर पर था। उसी दौरान क्योंकि ऐसे कई इन्फॉर्मर्स को जिनके ऊपर जासूसी का आरोप है, ऐसे कई लोगों को अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर में कबाड़ का काम करने वाला हारून पाकिस्तानी हाई कमीशन और खुफिया एजेंसी आईएसआई की कांटेक्ट में कैसे आया, अब ये भी जान लीजिए। हारून ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी भारत से है जबकि दूसरी पत्नी पाकिस्तान से है। दूसरी पत्नी से मिलने के लिए हारून पाकिस्तान आता जाता रहता था और वीजा के सिलसिले में हारून की मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन से हुई। ये वही मुजम्मिल हुसैन है जिसे भारत सरकार भारत से निकाल चुकी है। पाकिस्तानी पत्नी से मिलने के नाम पर हारून कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। 5 अप्रैल को ही हारून पाकिस्तान गया था और वहां से 25 अप्रैल को वापस आया था। जब यूपी एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर से हारून को अरेस्ट किया तो हारून की फैमिली को हारून की जासूसी का पता चला, लेकिन परिवार इन आरोपों से इनकार कर रहा है। क्या कभी पाकिस्तानी हाई कमीशन के किसी शख्स का जिक्र किया हारून ने? कुछ बताया कि उसकी पाकिस्तान हाई कमीशन बार बार आना जाना क्यों हो रहा है उसका? नहीं, इस बारे में कुछ ही नहीं बताया। तो हमें तो यही मालूम था कि वो अपनी बीवी से मिलने आता है। अब वो जो है मुजम्मिल जो है, आप बता रहा हूँ, पहली बार नाम सुना, आपके मुंह से सुना था, उसके मुंह से कभी नहीं सुना। तो वो वीजा थोड़ी जब आने जाना हो गया तो जान पहचान हो गई होगी, एक दफा कॉल भी करी होगी, एक दफा, तो इसी वजह से उसका जोड़ा जा रहा है उसको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी से मिलने जाता था। वो जाता था, ये नहीं कि नहीं जाता था पाकिस्तान, जाता था, लेकिन अपनी बीवी से मिलने आता था। कितनी बार गए होंगे पाकिस्तान?
पाकिस्तान तो कई दफा चला गया, इसके पता नहीं 2 या 3-4 बार जो भी गया है। हारून की पहली पत्नी सीलमपुर वाले घर में ही रहती है। उसने भी पति पर लगे आरोपों को गलत बताया। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई दबाव बना रहा है, मान लो पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई शख्स दबाव बना रहा है, तो आदमी घर में बताता है या परेशान दिखता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है या कोई दबाव डाल रहा है उसके जरिए से जा रहे हैं। बस मुझे इतनी पता है कि वो वीजे से ही जाते थे, पासपोर्ट। इन आरोपों पर जब वो पाकिस्तान से आते थे वापस, तो कभी कुछ उनके व्यवहार में कोई बदलाव या कुछ ऐसा संदिग्ध आपको लगा? नहीं सर, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बच्चों से भी। कभी हमें कभी कुछ नहीं लगा सर। वहाँ जाते थे, उससे मिलकर आ जाया करते थे। हारून और तुफैल दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। तुफैल जो वाराणसी का रहने वाला है, तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। तैफूल फेसबुक पर पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली नफीसा के संपर्क में आया। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है और नफीसा ISI के लिए काम करती है। तुफैल व्हाट्सएप नंबर के जरिए संवेदनशील सूचनाएं नफीसा को शेयर कर रहा था। तुफैल से अभी तक की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। तुफैल ने खुद देश विरोधी वीडियो पोस्ट करने की बात कबूल की है। तुफैल के फोन में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा नंबर मौजूद हैं। तुफैल का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के साथ निकला। तुफैल लब्बैक के आतंकी मौलाना शाद रिजवी के वीडियो शेयर कर रहा था। गजवाए हिंद बाबरी का बदला शरीयत लागू करने जैसे पोस्ट कर रहा था। यूपी ATS तुफैल और हारून से देश विरोधी साजिश, टेररिस्ट नेटवर्क फंडिंग को लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ATS जल्द ही आतंकी नेटवर्क से जुड़े और कई लोगों पर एक्शन लेने वाली है। यूपी में पिछले कुछ दिनों में ही कई पाकिस्तानी एजेंट्स को पकड़ा जा चुका है, जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप है। मुरादाबाद STF ने रामपुर से शहजाद को अरेस्ट किया। शहजाद भी पाकिस्तानी हाई कमीशन से ISI के कांटेक्ट में आया था। शहजाद पाकिस्तानी अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश के नेटवर्क का हिस्सा था। बागपत से बाबर फैजान को अरेस्ट किया गया। बाबर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट की थी। यूपी में योगी की पुलिस देश के गद्दारों पर फुल एक्शन मोड में है, तो नेपाल से सटे बॉर्डर पर भी देश के दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी में योगी के सिस्टम से देश के दुश्मनों का बचना इतना आसान नहीं है। यूपी पुलिस और ATS को खुफिया रिपोर्ट मिली है। इंडो नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी आतंकी यूपी में एंट्री कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 10 बांग्लादेशी और 25 पाकिस्तानी नेपाल पहुंच चुके हैं और ओपन बॉर्डर से यूपी में एंट्री करने की कोशिश में है, जिसके बाद नेपाल से सटे बहराइच बॉर्डर पर सख्ती शुरू हो गई है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर इलाके में डॉग स्क्वाड के साथ SSB जवानों की टीम कॉम्बिंग भी कर रही है, जिससे कोई भी अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। योगी की पुलिस पहले भी यूपी में कई पाकिस्तानी जासूसों को अरेस्ट कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर चुकी है। यूपी में पाकिस्तानी एजेंट हो या पाकिस्तानी समर्थक, जो भी देश के खिलाफ साजिश रचेगा, देश विरोधी कामों में शामिल होगा, सब पर एक्शन होना एकदम फिक्स है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से निपटने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़ भभके से बाज नहीं आ रहा। भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की सरकार और सेना इस वक्त बौखलाई हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर ने एक बार फिर आतंकियों की भाषा का इस्तेमाल किया है। इस बार DGI SPR के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने पर भारत को धमकी दी। अहमद शरीफ चौधरी एक समारोह में भारत को धमकी देता दिखाई पड़ता है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, और यही भाषा कुछ दिन पहले आतंकी भी बोल रहा था। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा है।
भाईजान नूर खान रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार को पाकिस्तानी आर्मी लगता है भूल गई। 22 मई को राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को नो ट्रेड, नो टॉक और नो वाटर का नारा दिया तो पाकिस्तानी बौखला गए। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। 22 मई को इंटरनेशनल सीमा से 100 किलोमीटर दूर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देने का मोदी ने ऐलान किया तो पाकिस्तानी जनरल घबरा गया। शाम होते होते पाकिस्तानी जनरल आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोलने लगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये DGISPR का प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं। मुनीर आर्मी की पिटाई के बाद भी ये सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने पर भारत को धमकी दे रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। भारत जम्मू कश्मीर में 4 नए डैम बनाने की योजना बना रहा है। तुलबुल डैम परियोजना को भारत फिर शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के हर शहर में पानी को लेकर कोहराम मचा है। कराची वो शहर है बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में कि जहां लोगों को घरों के नलकों में पानी नहीं मिलता। कराची में इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, इस सूरत-ए-हाल में पानी का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। शहर का 50% इलाका पानी से महरूम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी देने वाला खानपुर डैम डेड लेवल पर पहुंच गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो पानी का मसला बना ही रहता है, लेकिन इस दफा जो पानी का मसला बना है वो रावल डैम तो नहीं है, खानपुर डैम उसकी वजह है जी। खानपुर डैम का जो पानी का लेवल है वो डेड हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, सिर्फ गोलीबारी रुकी है, बाकी कुछ नहीं बदला है। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक रुकी है, वाटर स्ट्राइक जारी है और यही कारण है कि पाकिस्तानी जनरल आतंकियों की भाषा बोलने लगा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर किस तरह से पीटा है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भूल नहीं पा रहे हैं। सुबह 2:30 बजे मुझे सिपहसालार का फोन आता है कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने बरामोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। तो उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि पठानकोट से लेकर कोई भी उनका एयरपोर्ट हमारे शाहीनों की इज्जत से बाहर नहीं था। लेकिन भारत से मिली करारी हार के बाद भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आवाम को झूठ का चूरन बेच रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब हार के बाद, अपने 13 एयरबेस के बर्बाद होने के बाद कोई सरकार और जनरल इस तरह से जश्न मना रहा हो। ये हार का इनाम है, ये शिकस्त के मेडल हैं, ये पराजय के बैटन हैं। आसिम मुनीर को औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया गया है। गुरुवार शाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में आसिफ अली जरदारी ने यह बैटन आसिम मुनीर को सौंपा। मुनीर की इस ताजपोशी का पाकिस्तान में भी जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल के अंदर से क्या बयान जारी किया। इमरान खान ने लिखा है,
जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। हालांकि सच कहूं तो उन्हें बादशाह की उपाधि देना ज्यादा उचित होता, क्योंकि अभी देश में जंगल का कानून चलता है और जंगल में तो एक ही राजा होता है। पाकिस्तान में मुनीर का विरोध पाकिस्तानी जनरल का भारत को धमकी देने वाला बयान बता रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भारत पहले से ही किसी भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर चुका है। यानी इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर होगा तो फिर पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगलों में 4 आतंकी छिपे थे। आतंकियों का अब बच पाना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को सेना ने इस वक्त जो अपडेट आ रही है चारों तरफ से घेर लिया है। किश्तवाड़ में पिछले 48 घंटे से आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 आतंकियों को फंसा लिया है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं सेना पूरे ऑपरेशन पर ड्रोन से भी नजर रख रही है। कल मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। किश्तवाड़ के सिपोरा इलाके में आज दूसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। इलाके में करीब 4 आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को घेरा है ये वही आतंकी हैं जो हाल ही में इस इलाके में हुई मुठभेड़ से बचकर भाग निकले थे, लेकिन अब इन आतंकियों का बचना मुश्किल है। सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर कर एक इलाके में कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अब आतंकियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर कर दें, नहीं तो सुरक्षा बलों की गोली से मरना तय है। 22 मई को यह इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब खुफिया जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया था। यह मिशन कितना इंपॉर्टेंट है इसी से समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात इसे मॉनिटर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। सुरक्षा बलों के जवान जहां एक तरफ आतंकियों को घेर कर ढेर करने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके में आने जाने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह से आतंकवादी पिछली बार की तरह बचकर भाग ना पाए। आप इस तस्वीर को देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की खड़ी गाड़ी है और उस पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है। इस कैमरे से आसपास की एक्टिविटीज पर नजर भी रखी जा रही है। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक जवान सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग, जो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए। जम्मू में शहीद जवान गायकर को व्हाइट नाइट कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ और अन्य जवानों ने श्रद्धांजलि दी। सेना ने बयान जारी कर कहा कि गायकर की साहस और उनका बलिदान जवानों को प्रेरित करेगा। किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने कहा कि आतंकी जहां भी छिपे होंगे, सेना के जवान उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। जल्द से जल्द आप देखेंगे कि ये जितने भी इन्फिल्ट्रेट होकर आतंकवादी यहाँ पे आए हैं, जल्द से जल्द इनका खात्मा होगा, इनको इनकी कब्रों तक पहुंचाया जाएगा। जल्द ही हमारी फोर्सेस हमें न्यूज देंगी कि जितने भी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट होकर यहाँ पे आए थे उनको वो मारे गए। घाटी में मौजूद एक एक आतंकी को सेना तलाश रही है, आतंकियों के हाइड आउट को बस्ट कर रही है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक चप्पे चप्पे पर सेना की नजर है। कोई भी भारत में नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो सेना उसे छोड़ेगी नहीं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खतरे की घंटी बज चुकी है। यूनुस सरकार के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान के बीच टकराव बढ़ता चला गया है। सेना और विपक्षी दल बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन यूनुस चुनाव पहले कराने से इनकार कर रहे हैं। बांग्लादेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सेना खुश नहीं है। यह सेना और विपक्ष का आरोप है। इसमें अमेरिका से रखाइन कॉरिडोर को लेकर सेना और यूनुस सरकार आमने सामने आ गई है। अब सेना से टकराव के बाद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में सेना और यूनुस सरकार के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच ठन गई है। भारत को आंख दिखाने वाली यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। मोहम्मद यूनुस 10 महीने से बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के वादे को भी पूरा करने में यूनुस सरकार फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सुरक्षा से भी यूनुस सरकार खेल रही है। और अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव कराने को लेकर स्थानीय लोग, पॉलिटिकल पार्टियां दबाव बना रही हैं, तो आर्मी चीफ वकार उज जमान भी मैदान में आ गए हैं। आर्मी चीफ वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस को जल्द चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। सैन्य अधिकारियों की एक सभा में बोलते हुए आर्मी चीफ ने किसी भी हाल में दिसंबर तक मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। आर्मी चीफ ने यूनुस सरकार को याद दिलाया कि अंतरिम सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे, लेकिन 10 महीने बाद भी ये नहीं हो पाया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर हिंसा के सहारे बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा को लेकर भी सख्ती से निपटने की बात कही है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। बीएनपी भी यूनुस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। এদেশের জনগণ যমুনামুখী লং মার্চ করুক, হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। প্রফেসর ডক্টর ইউনুস সাহেব, আপনি বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত জন, আপনি সম্মানের সাথে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন ডিসেম্বরের মধ্যে, যেই কথা আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। অনন্তকাল ধরে আপনি বিচার এবং সংস্কারের বাহানা দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আপনি কণ্ঠকাকীর্ণ করবেন না। चुनाव में देरी को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध, फिर आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बाद मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे वाला दांव। ढाका में एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में यूनुस ने देश के हालात पर नाराजगी जताई और कहा राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है और वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके बाद छात्रों की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात की। दरअसल नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर के बाद और जून 2026 से पहले करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान तैयार नहीं है। आर्मी चीफ और यूनुस सरकार के बीच टकराव का दूसरा कारण रखाइन कॉरिडोर है। बांग्लादेश को अमेरिका की कठपुतली बनाने पर भी सेना और अंतरिम सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अमेरिका के साथ गुपचुप तरीके से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन इस डील में बांग्लादेश की सेना को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद डील को लेकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने नाराजगी जताई।
आर्मी चीफ वकार ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता पर खतरा हो। अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। इसके बाद यूनुस सरकार ने कॉरिडोर के लिए समझौते से इनकार कर दिया। बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ा संदेश दिया है। वकारुज़्ज़मान ने मोहम्मद यूनुस को साफ कह दिया है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं, सेना के कामों में हस्तक्षेप बंद करें और साथ ही रखाइन कॉरिडोर को लेकर के सही जानकारी सेना को मुहैया कराएं। लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका से दोस्ती मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ने लगी है। बांग्लादेश से कभी भी यूनुस सरकार की तख्ता पलट की खबर आ सकती है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाला कोच मोहसिन खान अरेस्ट किया जा चुका है। मोहसिन खान के मोबाइल फोन में जो सच सामने निकल कर आया है उससे हर कोई दंग रह गया है। मोहसिन खान पर रेप, छेड़छाड़ समेत 3 केस दर्ज किए गए हैं। 3 पीड़िताओं ने मोहसिन पर रेप, छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मोहसिन के मोबाइल से 100 लड़कियों से अश्लील चैट मिली है। मोबाइल में 10 लड़कियों के अश्लील वीडियोस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मोबाइल का डेटा रिकवरी के लिए लैब भेज दिया। इंदौर से सैकड़ों हिंदू वर्कर जुट रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मोहसिन खान है जिस पर शूटिंग एकेडमी की छात्राओं के साथ रेप और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इंदौर पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान को अरेस्ट कर लिया है। अब तक मोहसिन पर 3 केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें से 2 केस रेप के हैं जबकि 1 केस छेड़छाड़ का है। पुलिस ने मोहसिन खान का मोबाइल जब्त किया और जब मोहसिन के मोबाइल की जांच की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। मोबाइल से बड़ी संख्या में लड़कियों के अश्लील चैट और अश्लील वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें से 100 से ज्यादा लड़कियों के चैट मिले हैं जबकि 10 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ही मोहसिन ने कई वीडियो डिलीट कर दिए, चैट डिलीट कर दी, तस्वीरें डिलीट कर दी, जिसे रिट्रीव करवाने के लिए पुलिस जुट गई है। ये सारे जो वीडियो हैं ये बच्चियों के उसमें मोबाइल में मिले हैं। हम अभी मोहसिन के भी मोबाइल को जब्त करके प्रयास ये कर रहे हैं कि उसके सारे जो फ़ोटोज़ हैं वो वीडियोज़ हैं वो रिट्रीव करवाएं और उसके बाद जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मोहसिन खान महू का रहने वाला है जबकि इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी चलाता है जहां लड़कियों को शूटिंग की तैयारियां करवाई जाती है। मोहसिन की एकेडमी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है जबकि दूसरे फ्लोर पर खुद मोहसिन रहता है। आरोपी मोहसिन ने एकेडमी आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाया। मोहसिन खान के रेप कांड का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की ने मोहसिन के खिलाफ बैड टच का केस दर्ज कराया। इस लड़की के मुताबिक छात्रा साल 2021 से 2023 तक एकेडमी में शूटिंग ट्रेनिंग ले रही थी। उस दौरान मोहसिन ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। 2025 में फिर से मोहसिन ने पीड़िता से छेड़छाड़ की कोशिश की जिसके बाद पीड़ित ने मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज कराया जिसके बाद 2 और पीड़िताओं को हिम्मत मिली और उन्होंने भी मोहसिन के खिलाफ रेप केस की शिकायत पुलिस को दी। मोहसिन खान का कांड सामने आने के बाद से इंदौर के कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। हिंदू संगठनों ने आरोपी मोहसिन के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की, साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए SIT बनाने की मांग की। मुझे लगता नहीं कि इसमें SIT गठित करने की आवश्यकता है। DCP जोन 4 अपने लेवल पे करने में सक्षम है और वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ के जो एडिशनल DCP हैं, ACP हैं, वो सभी लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने आएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
दावा किया जा रहा है कि मोहसिन खान के मोबाइल में जो वीडियो मिले हैं उसमें से ज्यादातर पीड़ित हिंदू लड़कियां हैं। आरोपी मोहसिन खान पैटर्न बनाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। एक पीड़िता के मुताबिक मोहसिन खान ने पीड़िता को जबरन नॉनवेज खिलाया था और हाथ से कलावा तक उतरवा दिया था। अब पुलिस इन सारे आरोप की जांच में जुटी है। साथ ही मोबाइल में मिले चैट के जरिए पुलिस बाकी पीड़िताओं तक पहुंचने की कोशिश में लग गई है। पुलिस उनका भी बयान दर्ज करने वाली है। और यूपी में पाकिस्तानी जासूस पर योगी की पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी के वाराणसी से पकड़े गए जासूस तुफैल का घर कैसा है, तुफैल के घर से जासूसी के कितने सबूत मिले हैं, तुफैल के पड़ोसियों ने जासूस तुफैल के आखिर कौन कौन से राज खोले हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। एटीएस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता लगता है कि 600 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तान के नंबर हैं जिनके साथ तुफैल अंसारी संपर्क में था और वो काफी सारे ऐसे लोगों के भी संपर्क में था जो दरअसल राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तुफैल अंसारी से अंजाम दिलवा रहे थे। और नफीसा नाम की एक महिला है जो कि पाकिस्तान में रहा करती है और ये बताया जा रहा है कि वहां के वो एक सेना के अधिकारी की पत्नी भी है, उसके साथ संपर्क में था और काफी सारी चीजें उसने न सिर्फ वाराणसी के बारे में इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन थे, वहां की जो फोटोज थी, वीडियोज थी, वो पाकिस्तान भेजा था, बल्कि हनी ट्रैप में फंस गया था तुफैल अंसारी। इस तरीके की जानकारियां भी सामने आ रही हैं और नफीसा अपने इशारों पर तुफैल अंसारी से हर वो काम करवा रही थी जो दरअसल उसके लिए जरूरी था। और तुफैल अंसारी कब बाकायदा इस हनी ट्रैप में फंसता चला गया, इसके बारे में फिलहाल लोगों के पास जानकारी नहीं है। हम तुफैल अंसारी के घर के बाहर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जो पड़ोसी हैं उससे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुफैल अंसारी यहाँ पर था तो करता क्या था। ठीक बगल में आप जो दुकान देख रहे हैं, साड़ी की दुकान है। साड़ी की दुकान पर तुफैल अंसारी अपने परिवार के लोगों के साथ बैठा करता था। पहले वो बुनकरी का भी काम करता था, साड़ी की दुकान पर ही बैठता था और उसके बाद किस तरीके से वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया, किस तरीके से वो उन मौलानाओं के वीडियो को शेयर करने लगा जो दरअसल कट्टरपंथ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अपने आप ये मामला बहुत ज्यादा रहस्यमय हो जाता है क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी जासूसों को एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। हम इस समय जो ठीक बगल के पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पड़ोसियों को तुफैल के बारे में क्या जानकारी है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, स्टूल पे अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं भी बैठ जाऊं। ये बताइए कि आप लोग बगल में ही रहते हैं, तुफैल अंसारी के बारे में जो आप लोग को जानकारी मिली कि पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था, पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि तुफैल अंसारी यहाँ पर करता क्या था और कब से रह रहा है यहाँ पर? ये रहने वाले यहाँ के तो है नहीं, ये तो रहने वाले हैं क्या नाम है, दोषीपुरा के। इनके माताजी का शादी यहाँ पे ये ननियाल है। यहाँ पे पहले वो दोषीपुरा में थे, वहाँ से कई 8-10 साल से वो लोग इसी जगह रहते हैं।